डाइट एंड डायबिटीज़। सबको मालूम है कि डायबिटीज़ आजकल के दौर में ज़्यादा एक एपिडेमिक सूरत में फैली हुई है। हर जगह कहीं ना कहीं हर चौथे पांचवें शख्स को डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है कि वो अंडरलाइंग उनको डायबिटीज़ होती है। ये इंसिडेंटल कई लोग कहीं ब्लड शुगर टेस्ट कर दिया तो मालूम हो जाता है। एग्जैक्टली कभी ब्लड शुगर्स अगर रेज नहीं होते हैं, लेकिन उतनी रेंज पे नहीं होते हैं जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। यानी कि अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, 100 टू 125 है, तो हमें उसको प्री डायबिटीज़ यानी फास्टिंग लेवल जो बोलते हैं। अगर फास्टिंग शुगर 126 से ऊपर है दो ओकेजन्स में, यानी कि बार बार अगर आप 2 दफ़ा टेस्ट करेंगे तो 126 से ज़्यादा, तो आपका ये बिल्कुल डायबिटीज़ डायग्नोज होगा। ये फास्टिंग की मैं बात बोलता हूँ। नॉर्मली शुगर्स होनी चाहिए 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मली होना चाहिए। 70 से नीचे जो है ब्लड शुगर्स, वो भी एक मेडिकल इमरजेंसी बनती है, लेकिन 70 टू 100 इज़ आइडियल। उसके बाद अगर आप खाना खा के ब्लड शुगर्स करते हैं 2 घंटे बाद, तो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर प्री डायबिटिक हैं तो उसमें 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर होगा खाना खाने के बाद, दैट्स प्री डायबिटीज़। अगर खाना खाने के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा तजावज़ कर जाए ब्लड शुगर, तो उसको डायबिटीज़ का लेवल बोला जाता है। चूँकि एक ही टेस्ट में आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे, इसके साथ कोरिलेट करना पड़ता है क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। कुछ हम इसको ऑस्मोटिक सिम्टम्स वगैरह बोलते हैं। मैं शॉर्ट करते हुए आपको बताऊंगा डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आइज़ के ऊपर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, रेटिनोपैथी होता है, आइज़ की साइट ख़त्म हो सकती है, किडनीज़ को प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज़ हो सकती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से लेकर रीनल फेलियर्स हो जाते हैं। इस तरीके से रगों पे न्यूरोपैथी वगैरह भी होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी अगर अनकंट्रोल्ड शुगर्स होती हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनको कहीं फुट अल्सर्स हो जाते हैं, ज़ख्में लगती हैं, वो ज़ख्में हील नहीं होती हैं, एम्पुटेशन तक करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए डायबिटीज़ के ऊपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है बेसिकली डाइट एंड डायबिटीज़ के बारे में। क्या हम डाइट से अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। मेरा व्यू पॉइंट अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बेनिफिशियल साबित होंगी। वी आर वट वी ईट। जो हम खाते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जितना आप खाओगे, जितना कैलोरीज खाएंगे ज़्यादा, उतना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल अगर आप शादियों में खाना खाएंगे, तो आप देखेंगे कि वाजा जो हैं, उन्होंने एक नई नई टेक्नोलॉजी, मैंने कल ही एक देख रहा था एक शादी का, एक उन्होंने क्या किया, खजूर मांस, यानी कि उस टाइप के खजूर के टाइप का भी वो मीट बना रहे होते हैं। कबाब रिश्ते वगैरह को छोड़ के, तबक मांस वगैरह को छोड़ के। तो कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली वो लोग अपनी तरक्की करना चाहते हैं, वो लोग अपने अपने प्रोफेशन में आगे जाना चाहते हैं, यानी कि जो वाजा लोग होते हैं मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो 40 साल के ऊपर के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली उनके लिए मैं फोकस करना चाहूँगा। यंग लोग तो बिल्कुल, यानी कि फिर भी ख्याल रखना चाहिए। पोटेंशियल डायबिटिक्स जो होते हैं, यानी कि छोटे भी लोगों को भी डायबिटीज़ हो सकती है, यानी कि 40 ईयर्स तक। मैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बोलता हूँ। यंग डायबिटीज़ ने एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ जो है तकरीबन एल्डरली लोगों में ज़्यादा होती है। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये फूड का फॉल्टी फूड हैबिट्स की वजह से होती है। तो मैं आपको एग्जैक्टली डाइट एंड डायबिटीज़ जो है, बिल्कुल डायबिटीज़ रिवर्सिबल भी है। इसके ऊपर थोड़ा मेहनत करेंगे, डेफिनेटली। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे, बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट किए, बहुत सारे ऐसे भी मैंने पेशेंट्स डील किए जो उनको मैं डाइट पे कंट्रोल किया, मगर उन्होंने एक रिलीजियसली तरीके से उन्होंने डाइट के ऊपर अपने आप को फॉलो किया जैसे मेरी डायरेक्शन थी। और उनको एवन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो होते हैं, उनको भी उनको छोड़ना पड़ा। मैं नहीं बोलूँगा कि इंसुलिन वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी ऐसी चीज़ें रिवर्सिबल हो सकती हैं। मोस्टली क्या है कि डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज़ जो है रिवर्सिबल है। वो किस किस सिचुएशन में कैसे हो सकता है, आपको कैलोरीज अंडरस्टैंड करनी है, आपको देखना है फूड वैल्यू के फूड्स का देखना है।
मैं दोबारा बता रहा था कि जो वाज़े लोग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स आपको देते हैं। अब शादी में आप देखेंगे कि एक तरामी में तकरीबन 40,000 कैलोरीज उसमें होती हैं। वो 40,000 कैलोरीज में अगर 4 लोग बैठे होते हैं, चौकी उसको बोलते हैं, तो 4 लोगों में क्या है कि एक शख्स को 10,000 कैलोरीज मिलती हैं। हालांकि डेली रिक्वायरमेंट जो कैलोरीज की है 2,000 कैलोरीज एक आदमी को चाहिए। वो जो चौकी का खाना खाते हैं, शादी का खाना खाते हैं, ये आप मान लीजिए वो 5 दिन का खाना एट ए टाइम वो खा लेते हैं। तो वही कहने का मकसद है कि कैलोरीज या वो मजबूरी है। अब दूसरा सिस्टम उन्होंने किया है कि कुछ लोग जो क्लेवर एनफ होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में खाना खा लेते हैं, बाकी वो पैक करके अपने साथ ले जाते हैं, अपने फैमिली के लिए उनको दे देते हैं। दैट्स गुड आइडिया बेसिकली। लेकिन मैं अभी आपको आगे बताना चाहूँगा कि कुछ फूड्स हैं जिनकी कैलोरिक वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकोली जो है, इनमें आप देखो टमाटोस हैं, हाक पत्ते वाली सब्जियां जो होती हैं। हाँ, मुंडी हाक जो है था यानी कि उसके नीचे जो वाला है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर्स होती हैं। पालक बिल्कुल ओके है, पालक आप खा सकते हैं, उसमें ज़्यादा शुगर्स नहीं होती है। पम्पकिन, कद्दू वगैरह जो है, आल वगैरह जो है, इस तरीके से बैंगन वगैरह जो है लिटिल अमाउंट में आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी इसका लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से लेडी फिंगर होती है, भिंडी जो है, एग्जैक्टली भिंडी में आपको शुगर ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 से 8% तकरीबन इनमें आपको शुगर्स मिलेंगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। ऑल लीफी वेजिटेबल्स आर ओके, यानी कि सब्ज पत्ते वाली जो भी हैं वो बहुत अच्छी हैं। जो ग्राउंड वेजिटेबल्स हैं यानी कि गाजर या मूली जो है उनमें, या पोटैटोज हैं, उनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होती है। गाजर या मूली आपको अगर लेना भी है बहुत कम क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो फलियाँ होती हैं वो तकरीबन ठीक हैं। शिमला मिर्च जो है, कैप्सिकम, तकरीबन 2-3 वैरायटी की होती है, रेड, ग्रीन, येलो टाइप की होती हैं। मशरूम को आप अंडरस्टैंड करेंगे, ये डायबिटिक फ्रेंडली है, आप मशरूम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये जो मैंने अपने जो एक्सपीरियंसेस करके ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप पर्टिकुलरली यही चीज़ें फॉलो करें, बट दे विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। लोटस स्टेम जिसको हम बोलते हैं, यानी कि नदरू जो है, हाँ बिल्कुल उसमें शुगर ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक कम क्वांटिटी में अगर आप लेंगे तो चलेगा। अब आप सैलड बना रहे हैं, यानी कि जब जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्याज, टमाटर वगैरह, और ख़ासकर खीरा। खीरे का एक ख़ास आप याद रखेंगे कि खीरे का जो छिलका होता है, आल्दो इसमें फाइबर होता है, ऑर्डर ऑफ फूड में क्या होता है, फाइबर फर्स्ट। लेकिन पहले मैं खीरे के बारे में बोलूँगा कि आपको खीरे का जो छिलका है उतारना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो वो प्रेफरेबली आप, अगर कभी हार्ड खीरा भी होता है वो अलग बात है, या सॉफ्ट होगा तो इसका जो सिकन है उतार दोगे, जिसकी वजह से आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम मिलेंगे। सो खीरा सैलड में आपको फिर भी मॉडरेशन में खाना है। तो ऑर्डर ऑफ फूड क्या होनी चाहिए जब आपके प्लेट के सामने आ गई, तो सबसे पहले आपको फाइबर्स खाना है, यानी कि आपको वेजिटेबल सैलड वगैरह खाना चाहिए। उसके बाद आपको प्रोटीन्स खाने चाहिए। लास्ट पे कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि चावलों का नंबर सबसे लास्ट पे है। गलती से हम लोग चावल पहले खाते हैं, तो ऑर्डर ऑफ फूड गलत कर लेते हैं, विद रिजल्ट हमें ये बीमारियां लाइफस्टाइल या फूड स्टाइल की डिजीजेस होती हैं। सिमिलरली पोटेंशियल डायबिटिक्स वो लोग होते हैं जिनके माँ बाप को डायबिटीज़ होती है, और उनके बच्चों को डेफिनेटली डायबिटीज़ हो सकती है। सो पहले ही से उनके ऐसे हैबिट्स डाल दी जाएं ताकि ये डिजीज़ या खासकर डायबिटीज़ डेवलप ना हो। ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, ये डायबिटीज़ के लिए भी बेनिफिशियल है, ये आपका फैटी लिवर के लिए भी है, ओबेसिटी के लिए भी है, मोटापन, और इसके अलावा पीसीओडीज वगैरह के लिए भी है। सो टेक द फूड एज मेडिसिन। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, आपका चिकन है, मटन है, फिश है, एग्स हैं, एब्सोल्युटली ओके है, इनमें शुगर्स नहीं होता है, इनमें प्रोटीन्स होती हैं। हाँ, आप प्रोटीन्स वाली चीज़ें ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके किडनीज पे ज़्यादा कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, एवन ये चीज़ें अगर आपका प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेंगे, शुगर इज़ मोर डेंजरस, यानी कि जो ग्लूकोज है वो टॉक्सिक है, वो किडनीज के लिए बहुत डैमेज करता है। ग्लूकोज आपकी आई साइड के लिए डैमेज करता है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी करता है। एग्जैक्टली अंडे जो हैं बिल्कुल आपके लिए
इसका आमलेट करके। अब अंडे कैसे लेने चाहिए, आप बटर में अंडे को अगर आमलेट बनाएंगे, समथिंग गो ऑन चेंजिंग, अंडरस्टैंड करना कौन सा तेल यूज़ करना है, वो भी आप अंडरस्टैंड करेंगे। अपनी चॉइसेस भी हैं। जो दूध है, दूध में लैक्टोस होता है, एग्जैक्टली उसमें आपको शुगर्स राइज हो सकती हैं, तो लिमिटेड अमाउंट में आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा ग्रीक कर्ड जो है, यानी कि आपको दही लाना, उसको एक कपड़े में डालना है, मखमल के कपड़े में उसको भून के जो उसका लैक्टोस है या पानी कंटेंट है वो आप डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी आपको अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा दही खाना चाहिए, मैं बोलूँगा बिल्कुल जो हार्ड वाला होता है, लिक्विड वाला नहीं लेना है। जो पनीर है उसको आप प्रेफर करेंगे, वो पनीर बिल्कुल आपको शुगर रेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, अगर आप अपनी राइस यानी चावल जो है 30% कम कर देंगे या आप 50% कम करेंगे, डेफिनेटली आपकी शुगर्स कंट्रोल होंगी। मैं तो कहूँगा नो टू रोटी, यानी कि जो गंदम की रोटी है खासकर, इसमें भी आपको ग्लूटेन होता है। ये आपको तकरीबन पेनक्रियास के ऊपर एक मास्क कर लेता है, आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ा देता है। आल दो ग्लूटेन सेंसिटिविटी वगैरह कम देखी जाती है, लेकिन ये आपकी शुगर्स रेज करता है। आपको चावल या रोटी 19-20 का फ़र्क है, दोनों को अगर आप मिनिमाइज करेंगे, एग्जैक्टली आपके ब्लड शुगर्स रेज नहीं होंगे। उसके बदले आप ऐसा चीज़ चूज़ करोगे, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप एग्स खाएंगे, यानी कि अंडे जो हैं, इसके ऊपर थ्रू आउट द वर्ल्ड कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं अंडे खाने चाहिए, कोई बोलते हैं जर्दी खानी चाहिए, कोई वाइट खाना चाहिए। अंडे में एल्ब्यूमिन होता है, प्रोटीन्स होते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। पहले वक्त एक ऐड होती थी टीवी पर, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, एग्स को कभी इग्नोर मत करो, ये बहुत अच्छी गज़ा है। आप गंदम की रोटी खाओगे कि मक्की की रोटी खाओगे, एग्जैक्टली कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, जो मक्की की रोटी में आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ब्लड शुगर्स राइज होंगे, थोड़ा डिले करके राइज होंगे, लेकिन ये ज़्यादा शुगर्स रेज करती है। अगर आप 1/4 खाएंगे तकरीबन ठीक है। इस तरीके से मैंने देखा कि बेसन का आटा जो है, या जो पकोड़े हैं वो बेसन के आटे से बने होते हैं, यानी कि इसमें कम किस्म का कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अलबत्ता मैं बताऊंगा कि स्नैक्स आप खा सकते हैं, यानी कि मूंगफली आप खा सकते हैं, ग्राउंड नट, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। अखरोट खा सकते हैं, और बादाम तकरीबन 8 से 10 दाने खा सकते हैं। यस टू ग्रीन टी, ब्लैक टी वगैरह आप ले सकते हैं, और लेस मिल्क अगर होंगे। इस सूरत में ऐसी ग़िज़ा खाने से आपका बिल्कुल कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो सकती है, वो आप सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोकोनट बहुत अच्छी चीज़ है, कोकोनट में फाइबर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, आपको सैटिस्फैक्शन देगा, आप ज़्यादा नहीं खाओगे। वाटरमेलन तकरीबन 70 टू 100 ग्राम्स तक अगर आप डे टाइम पे फ्रूट्स खाएंगे तो ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि फ्रूट्स जो हैं शाम के टाइम खाए जाएँ, क्योंकि फ्रूट्स में कैलोरीज हैं। अगर आप शाम के टाइम फ्रूट्स नहीं खाएंगे, शाम के टाइम अगर आप वेजिटेबल सैलड खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी नहीं है। तो जब भी आप फ्रूट्स खाएंगे तकरीबन डे टाइम पे खाएंगे, और उसके बाद आप वॉक करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, आप एग्जॉस्ट करते हैं कैलोरीज को। इस तरीके से शाम के टाइम नाशपाती से लेकर नो एप्पल्स, नो ग्रेप्स वगैरह। अगर आप डाइट कंट्रोल करना चाहते हैं, डायबिटिक्स पर्टिकुलरली, पीच जो है, आड़ू तकरीबन ओके हैं, लेकिन बीच में लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, मुझे लगता है कि मैंने बहुत दफ़ा देखा कि आपकी शुगर्स बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगी। ये सिर्फ डाइट अलोन से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये वाला मीनू जो है तकरीबन डायबिटिक्स जो डाइट कंट्रोल पे रहना चाहते हैं। एग्जैक्टली आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मुझे इनबॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। चूँकि मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, तो मेरा अपना व्यू पॉइंट जो है मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने कोलीग्स, रिलेटिव्स में आप शेयर भी कर सकते हैं।